लेकिन आगे चल के हम आंसर इस एनसीआर के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। तो अब आपने क्या बोला कि सर 6 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, तो एक 2 का ग्रुप हो गया, बाय रिजेक्शन 4 का ग्रुप बन गया। फिर उन 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, तो एक 2 का और फिर 2 का। चलो मैं एक चीज का आपसे आंसर पूछता हूं ना, मान लीजिए आप खुद से सोच के बताइएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं ही लिखूंगा। 10 को 4 4 और 2 में बांटना है, 10 डिफरेंट टॉयज है और उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में 4, एक में 4, एक में 2। तो हमें ये भी सोच के बतलाना है कि कौन सही कौन गलत है, और अगर कोई गलत है तो सबसे पहली चीज ये बतलानी पड़ेगी कौन गलत है। क्योंकि होता है ना कि तुम बोलते हो कि यार ये गलत है आदमी, ठीक है, तो बताते हो ना साथ में कि ये क्यों गलत है, तो वो साथ वाला बताने की जरूरत है ना। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये वो गलत है, उसमें बहुत सारे केसेस में बहुत लोग मिस हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें दी जाती हैं और उनके ग्रुप्स बनाने के लिए हमें आता है ना। एक तो तरीका यही होता है कि डायरेक्टली ग्रुप बनाना पूछ रहे हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि सबसे पहले आपको बोले क्या कि ये लोग हैं, इनमें ये चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। दो चीजें होती है जहां इसका एप्लीकेशन आएगा। एक तो है कि कुछ चीजें होंगी जिनको आपको ग्रुपिंग करनी होगी, एक तो डायरेक्टली सवाल आ रहा है। दूसरा क्या आता है कि कुछ चीजें हैं जो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो उसमें एक तरीका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में कि पहले ग्रुप बना दो जितने जितने अमाउंट का बनाना है ना, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब फर्स्ट ग्रुपिंग देन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रुपिंग का इस्तेमाल इसमें भी होगा। यानी ग्रुपिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और उसको ध्यान से सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक बार ध्यान से समझ गए तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोले फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, तो पहले तो हम 2 ग्रुप में बांटने की बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सपोज कर लो 5 टॉयज हैं। क्या है? 5 टॉयज हैं, T1 T2 T3 T4 T5, ये 5 टॉयज हैं। इन 5 टॉयज को आपको क्या करना है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक में 2 टॉय होना चाहिए, एक में 3 टॉय होना चाहिए। तो एक काम बड़ा आसान है। गलती कहां होती है उस पर भी बात करेंगे ना। तो अभी हमें सिर्फ ग्रुप बनाना है, अभी हमें सिर्फ ग्रुप बनाना है ना। हमने बोला 5 टॉयज है जिसको 2 ग्रुप में बांटना है, एक में 2 टॉय होगा और एक में कितना होगा, 3 टॉय होगा। तो हम सिंपल से एक काम कर सकते हैं कि हम 5 में से 2 टॉय सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने 5 में से 2 टॉय सेलेक्ट किया तो एक 2 का ग्रुप बन गया, और बाई रिजेक्शन एक दूसरा ग्रुप 3 का बन गया। क्योंकि 2 सेलेक्ट किया तो 3 रिजेक्ट भी तो हुए। तो 2 का सिलेक्शन क्या इंप्लाई कर रहा है, 3 का रिजेक्शन, यानी 2 ग्रुप बन गया, 2 और 3 का। कोई बोले सर उल्टा भी तो कर सकते हैं। उल्टा भी करोगे सेम ही बात आएगी। उल्टा करोगे तो क्या करोगे, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिया तो एक 3 का ग्रुप हो गया, और जो रिजेक्ट हो गए 2 वो दूसरा ग्रुप बना लेंगे, है ना। तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज सेम ही आएंगे। क्या आया था, 5 से 3 आया था ना, गया है ना, 5 से 2 या फिर 5 से 3। लेकिन आगे चल के हम आंसर इस एनसीआर के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, जो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी समझेंगे उसको, अभी खत्म नहीं हुआ है। एनसीआर के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं। जैसे इसको ओपन करोगे या इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, और इसमें 2 3 आएगा या 3 2 आएगा, जो भी है। तो इस तरह से आएगा। इसको इस तरीके से बोलना सीख लो। ऊपर टोटल का फैक्टोरियल, जब भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कर रहे हो, ऊपर टोटल का फैक्टोरियल, नीचे कंटेंट का फैक्टोरियल। नीचे क्या, कंटेंट का फैक्टोरियल। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 2 ग्रुप में बांटना बड़ा आसान हुआ। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन ये नहीं हो कि ये होता है कि देयर आर 4 टॉयज और 2 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है। भाई साहब 2 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है। जैसे T1 T2 T3 T4 है, T1 T2 T3 T4 है, ये 4 टॉयज हैं, उसको 2 ग्रुप में क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। कोई बोले सर 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, इस बार तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया तो एक 2 का ग्रुप बन गया, और बाई रिजेक्शन एक 2 का ग्रुप बन गया। 4C2 से एक 2 का ग्रुप बन गया, और 2 रिजेक्ट भी हुए तो दूसरा एक ग्रुप बन गया। हो गया सर, आंसर आ गया। आंसर इज नो। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपको बोले सर ये गलत कैसे हो गया, सेम कॉन्सेप्ट तो आपने यहां भी लगाया, सेम कॉन्सेप्ट आपने यहां भी लगाया, यहां सही यहां गलत, यही समझना पड़ेगा। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक 2 का ग्रुप एक 3 का ग्रुप है, यहां पे दोनों इक्वल ग्रुप है। अब बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ा सर, हम बना तो 2 ही ग्रुप रहे हैं, इधर से भी 5 में से 2 या 5 में से 3 लिया तो एक ग्रुप और दूसरा रिजेक्ट हो गया, जो भी बचा हुआ था। और यहां भी सेम काम किया। नहीं, यहां पे दिक्कत क्या आएगी कि जब आपने सपोज कर लो कि 4 में से 2 टॉय सेलेक्ट किया तो 2 रिजेक्ट हुआ, तो ये जो सेम रिजेक्ट हुआ था वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, और जो एक्सेप्ट हुआ था या सेलेक्ट हुआ था वो रिजेक्ट भी हुआ, तो ग्रुप तो सेम ही है भाई,
नहीं समझे? जैसे आपने 4C2 में एक तरीका सोचा होगा ना कि T1 T2 सेलेक्ट हो गया, T3 T4 रिजेक्ट हो गया। तो 4C2 में एक तरीका ये भी तो होगा कि T3 T4 सेलेक्ट हो गया, T1 T2 रिजेक्ट हो गया, मतलब यही ग्रुप तो है, ग्रुप थोड़ी चेंज हुआ, एक ग्रुप में T1 T2 है, एक ग्रुप में T3 T4 है। चलो देखते हैं, लिख के देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया यहां पे भी तो लिख के देखते हैं, है ना। हम लोग दो चीजें हो रही हैं उधर 4C2 वाले में, है ना। एक तो क्या हो रहा है भाई, एक हो रहा है सर सिलेक्शन इन, एक हो रहा है सिलेक्शन इन 4C2 और एक हो रहा है रिजेक्शन इन 4C2। सुनना और ध्यान से और देखना। मान लीजिए मेरे बच्चों कि आपने 4C2 में सिलेक्ट कर लिया T1 T2, तो रिजेक्ट हो गया अपने आप T3 T4। कोई बोले अरे सर T1 T3 सेलेक्ट किए तो T2 T4 रिजेक्ट हो गया। कोई बोले अरे नहीं सर T1 T4 सेलेक्ट किए तो भैया T2 T3 रिजेक्ट हो गया। कोई बोले अरे नहीं सर T3 T4 सेलेक्ट किए तो T1 T2 रिजेक्ट हो गया। अरे नहीं सर T2 T4 सेलेक्ट किए तो T1 T3 रिजेक्ट हो गया। बोले अरे नहीं सर T2 T3 सेलेक्ट किए T1 T4 रिजेक्ट हो गया। आप समझ रहे हो कैसे रिजेक्ट हो रहा है सब? दो सेलेक्ट दो रिजेक्ट, है ना। 4C2 का आंसर 6 आता है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। 4C2 का आंसर क्या आता है? 6। तो यही 6 बनाया है उसने 4C2 ने। 4C2 ने ये 6 बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बनाए, है ना। सब दिख रहे थे तो इसलिए लिख दिया। बहुत बड़ा नंबर होता है ये, तुम नहीं लिख पाता है ना, फिर तो आपको जो बोलता है उसी से फील करना पड़ता है, ना। तो सब बना हुआ है, तो सब छोटा नंबर है तो मैंने सब लिख दिया, है ना। अब इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जो ये पहला वाला है और ये जो चौथा वाला, ये सेम ही तो है, क्योंकि एक ग्रुप में T1 T2 है, दूसरे में T3 T4 है। इसका ग्रुप का ऑर्डर थोड़ी है कि आप सोचो ना कि एक ग्रुप में T1 T2 रखा है ट्वाइस और एक में T3 T4 रखा है। कोई बोले इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर, तो ग्रुप में क्या फर्क पड़ा? ग्रुप तो वही है। फिर आप बोलोगे सर ये और ये सेम हो गया, फिर ये और ये सेम हो गया, और ये ही हो क्यों रहा है? क्योंकि जो बंट रहा है, देखो टॉयज इसमें भी डिस्टिंक्ट है। कुछ करेले क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार सर यहाँ पे तो ठीक है टॉयज डिफरेंट है, वो सोचने लगते हैं यहाँ टॉयज आइडेंटिकल हो गया। अरे बेवड़ो, टॉयज आइडेंटिकल नहीं हुआ है, टॉयज यहां भी डिफरेंट है, टॉयज यहां भी डिफरेंट है, टॉयज से कोई लेना देना नहीं है, टॉयज तो दोनों में डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमें बांटना है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो ये जो नंबर्स हैं 2 और 3 ये इक्वल नहीं है, तो ये कभी रिपीट नहीं हो सकते। कोई बोलेगी सर जो 2 हमने सेलेक्ट किया ये और 3 रिजेक्ट हो गया, तो 2 के सिलेक्शन में ये आ जाए, 3 के रिजेक्शन में ये चले जाए। हो ही नहीं सकता यार, इसमें 3 टॉयज है, इसमें 2 टॉयज है, ये कभी आपस में इंटरचेंज हो ही नहीं सकते। लेकिन यहां हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि डायरेक्टली आप इस फॉर्म में आंसर ना याद करें, इस तरह के फॉर्म में डायरेक्टली आंसर ना लिखें, इस तरह के फॉर्म में लिखें। क्योंकि जब आप इस फॉर्म में लिखिएगा, जैसे इसी को आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो क्या बोलोगे? टोटल का फैक्टोरियल, बताया ना, टोटल का फैक्टोरियल, नीचे क्या? कंटेंट का फैक्टोरियल। तो कंटेंट का फैक्टोरियल जैसे ही लिखोगे आपको तुरंत चमकेगा कि अरे सर कंटेंट 2 इक्वल हो रहा है, मतलब रिपीटिशन होने वाला है। और कितनी टाइम्स रिपीटिशन हो रहा है? 2 फैक्टोरियल टाइम्स, तो इसलिए एक 2 फैक्टोरियल से सर डिवाइड होगा, एक 2 फैक्टोरियल से क्या सर होगा? डिवाइड होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों हुआ? जस्ट टू रिमूव द रिपीटिशन पार्ट। इसलिए मैंने बोला कि इस फॉर्मेट में याद रखना है कि टोटल का फैक्टोरियल, नीचे कंटेंट, और जिसके लिए जितनी बार वो हो रहा है, सेम हो रहा है, उसके हिसाब से डिवाइड होगा। चलिए पहले तो ये समझ लीजिए और लिख लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। चलिए लिखते हैं। इसी चीज को अब थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखते हैं ना। नंबर ऑफ वेज, number of ways in which m plus n, अब बोलोगे सर m plus n का मतलब क्या हुआ? m plus n का मतलब जैसे है ना 5 था तो 2 plus 3, जैसे एक केस में हुआ कि क्या है 2 plus 3, जैसे मैं इसको बोल सकता था नंबर ऑफ वेज इन विच 2 plus 3 डिस्टिंक्ट, या नंबर ऑफ वेज इन विच 2 plus 2, मतलब टोटल तो 4 है और इधर से 5 है तो वो भी दिख रहा है। यहाँ पे टोटल कितने हो गए? m plus n ऑब्जेक्ट्स है ना। नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n डिस्टिंक्ट थिंग्स, है ना।
कैन बी डिवाइडेड, है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कंटेनिंग m and n थिंग्स। तो इसमें देखो दो केसेस होंगे, है ना, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं दोस्त, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। इसमें दो केसेस होंगे, एक तो होगा कि भाई m और n डिफरेंट है, यानी m इज नॉट इक्वल टू n, जैसे भी 3 और 2 डिफरेंट थे, 3 वाज नॉट इक्वल टू 2। तो क्या बतलाया मैंने, हम c के हिसाब से आंसर नहीं लिखेंगे, हम किसके हिसाब से लिखेंगे, टोटल का फैक्टोरियल। तो टोटल कितनी चीजें हैं, m प्लस n, और नीचे क्या आएगा बच्चों, कंटेंट का फैक्टोरियल, मतलब m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। क्या यहां पे कोई रिपीटिशन होगा, नहीं, क्योंकि m और n सेम नहीं है। लेकिन दूसरा केस क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू n का। तो m अगर n बराबर है तो अब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 2n या 2m, जो भी लिख दो। अब टोटल ऑब्जेक्ट्स m प्लस n की जगह, क्योंकि दोनों बराबर है तो 2n, और नीचे क्या आएगा, कंटेंट का फैक्टोरियल। तो दोनों में कंटेंट कितना है बच्चों, n और n। और यहां देखकर ही फील आ रहा है कि 2n में से पहले आपने n सेलेक्ट किया होगा, n रिजेक्ट हुआ होगा, और जो रिजेक्ट हुआ था फिर वो सेलेक्ट होगा, जो सेलेक्ट हुआ था रिजेक्ट हुआ होगा। तो ये बार बार आपका रिपीटिशन क्रिएट करेगा। तो इनके हिसाब से 2 फैक्टोरियल एक और, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से यहां डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही है। तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा उसको। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, 2 की जगह हम 3 पे आते हैं ना। हम लोग बोल रहे हैं कि 10 टॉयज हैं गाइस, 10 टॉयज को हमें डिवाइड करना है इन 3 ग्रुप्स, 2, 3 एंड 5, है ना। 10 टॉयज को हमें कितना डिवाइड करना है, 2, 3 और 5 में। तो मैंने क्या सोचा कि पहले 10 में से 2 सेलेक्ट कर लेता हूं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सोचा आपने। तो एक 2 का ग्रुप बन गया, एक 8 का ग्रुप बन गया रिजेक्ट होकर। फिर उस 8 में से 3 निकाल लेते हैं। 10 में से मैंने 2 ले लिया, तो एक 2 का ग्रुप, एक 8 का ग्रुप, और 8 में से जब मैंने 3 ले लिया तो एक 3 का ग्रुप, और रिजेक्शन से क्या बन गया, 5 का ग्रुप। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्यों कर दिया सर आपने, क्योंकि भाई 2, 3, 5 का ग्रुप बनाना है ना, प्लस करोगे तो नहीं बनेगा। प्लस में तो क्या हो गया कि आपने एक 2 का ग्रुप बना दिया और 8 रिजेक्ट हो गए, मतलब एक 2, 8 का ग्रुप बना दिया और फिर 8 में से 3 कर दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि 2, 3, 5 का ग्रुप बनाना है। तो देखो इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इनटू क्या आएगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। देखना 8 फैक्टोरियल कट गया, और फिर से आप एक बार देख सकते हो कि टोटल का फैक्टोरियल अपॉन कंटेंट का फैक्टोरियल। देख लो, टोटल का फैक्टोरियल और नीचे क्या आया, कंटेंट का फैक्टोरियल, और कोई रिपीटेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2, 3 और 5 हैं ये सेम नहीं है, 2, 3 और 5 सेम नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेकिन मान लो कि 6 टॉयज हैं, आज 6 टॉयज को 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करो आप, 6 टॉयज को 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर रहे हो। तो अब आपने क्या बोला कि सर 6 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, तो एक 2 का ग्रुप हो गया, बाय रिजेक्शन 4 का ग्रुप बन गया। फिर उन 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, तो एक 2 का और फिर 2 का। नहीं, बहुत क्लियर है कि सबसे पहले 6 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर एक 2 का, एक 4 का, उस 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर 2 रिजेक्ट हो गया, तो ये बन गया सर। अब इसके हिसाब से देखो सर, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये गया सर, एंड द आंसर इज दिस। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। आपको बोले सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ना रे, 2 फैक्टोरियल से काम नहीं चलेगा बाबू, है ना। 2 फैक्टोरियल से इस बार काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से हो रहा होगा। अब बोलोगे सर कैसे, वो मैं समझाऊंगा, है ना, समझाऊंगा। आप अगर हिम्मत रखोगे, कोशिश करोगे, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, है ना। देखना, इसका मैंने पूरा टेबल ही बना देता हूं।
जैसे इसमें तीन चीजें हो रही हैं। पहले तो क्या हो रहा है, सिलेक्शन इन 6C2। पहला तो क्या हो रहा है, सिलेक्शन इन 6C2। फिर दूसरा क्या हो रहा है, सिलेक्शन इन 4C2। क्योंकि पहले आपने क्या किया, 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर 4 रिजेक्ट हो गया। उस 4 में आपने क्या किया, फिर 2 सेलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्शन इन 4C2। और फिर फाइनली क्या हो रहा है, रिजेक्शन इन 4C2। रिजेक्शन इन 4C2 मतलब पहले 6 में से 2 सेलेक्ट हुआ, फिर 4 रिजेक्ट हुआ, तो उसमें 4 में 2 सेलेक्ट किया और फिर 2 रिजेक्ट हुआ। अब मैं एक रैंडम सा बनाता हूं ग्रुप। जैसे मान लो 6C2 में T1 T2 सेलेक्ट हो गया दोस्त, फिर जो T3 T4 T5 T6 रिजेक्ट हुआ उसमें T3 T4 सेलेक्ट हो गया और T5 T6 रिजेक्ट हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि हो सकता हो कि यहां पे 6C2 में T1 T2 ही सिलेक्ट हुआ हो और यहां पे T5 T6 सेलेक्ट हो गया हो? कोई बोले अरे सर हो सकता हो T3 T5 सेलेक्ट हो गया हो, उसकी बाद में बात करेंगे ना। पहले तो आप इस चीज को समझिए कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो T1 T2 हो गया, फिर T3 T4 T5 T6। अब ये T5 T6 पहले आ गया और T3 T4 बाद में आ गया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो हमने आंसर देखा था ना, ये इसमें रिपीटेशंस कैसे हो रहे हैं। ये जो अभी मैंने आंसर बोला ना, ये गलत है। तो ये क्यों गलत है, रिपीटेशंस कैसे हो रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि पहली दफा 6C2 में T3 T4 सेलेक्ट हो गया हो, T1 T2 आ गया हो इधर सिलेक्शन में 4C2 में, और T5 T6 रिजेक्ट हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि T3 T4 सेलेक्ट हो गया, फिर T5 T6 सेलेक्ट हो गया और T1 T2 रिजेक्ट हो गया। को बोले कि सर ऐसा भी तो हो सकता है फिर T5 T6 सेलेक्ट हो गया, फिर T1 T2 आ गया और फिर T3 T4। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि T5 T6 सेलेक्ट हुआ इधर, T3 T4 इधर और T1 T2 इधर। बिल्कुल सही बात है। तो आप सोचो ना कि ये एक तरीके से 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो साथ साथ हैं और उनको जितनी तरीके से अरेंज करोगे वही तो आपका रिपीटेशन होगा। आपको पहले ये फील आया कि ये सारे ग्रुप सेम हैं, एक में T1 T2 है, एक में T3 T4 है, एक में T5 T6 है। आप पहले इस चीज को फील कीजिए। और ये कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार आप इसको अरेंज करोगे उतनी बार रिपीट होगा, 3 फैक्टोरियल टाइम्स जो दिख रहा है। कोई बोले अरे सर आपने तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 के लिए लिया, अब तुम किसी का भी लिख लो। कोई बोले सर मैंने T1 T3 T2 T4 और T2 T4 और T5 T6 के लिए लिखा। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला इससे डिफरेंट है, लेकिन इसका भी रिपीटेशन इसमें 3 फैक्टोरियल टाइम्स ही होगा। क्यों? क्योंकि फिर से ये वाला लिखोगे नीचे, इन दोनों को इधर घुमा दो, फिर ये वाला पहली प्लेस में, फिर इधर को 2 बार घुमा दो, फिर ये वाला पहली प्लेस में, फिर इन दोनों को इधर 2 बार घुमा दो। तो यानी कि टोटल 3 फैक्टोरियल इसमें भी आएगा। मतलब आप जितने भी इसमें लिखे हैं ना, सबका 3 फैक्टोरियल टाइम्स क्या होगा, रिपीटेशन। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आएगा बॉस, वो क्या आएगा, उसका करेक्ट आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इन तीनों 2 फैक्टोरियल को देखकर किस चीज का ज्ञान हुआ, टोटल का फैक्टोरियल, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। और इन तीनों को देखकर ध्यान आया कि ये 3 फैक्टोरियल टाइम्स क्या हुए होंगे, इंटरचेंज हुए होंगे, रिपीट हुए होंगे, अरेंज हुए होंगे, क्योंकि 3 2 के ग्रुप्स हैं और वो इसमें कितनी बार अरेंज हुए होंगे, 3 फैक्टोरियल। यानी डिवाइड दिस बाय 3 फैक्टोरियल। क्या ये चमक गया आप लोगों को? तो यस लिखिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं, मतलब ध्यान वैसे ही रखना है। चलो मैं एक चीज का आपसे आंसर पूछता हूं ना। मान लीजिए आप खुद से सोच के बताइएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं ही लिखूंगा। 10 को 4 4 और 2 में बांटना है। 10 डिफरेंट टॉयज हैं और उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में 4 एक में 4 एक में 2। 10 ऑब्जेक्ट का 4 4 2 करना है। जैसे 21 मैंने आपको बताया तीनों डिफरेंट थे, 2 3 5। 21 मैंने बताया तीनों इक्वल है, लेकिन 2 ही इक्वल है तो क्या होगा, है ना। फिर से वैसे ही जाएंगे। कैसे जाएंगे बच्चों? बिल्कुल सही है, फिर से वैसे ही जाएंगे। कैसे जाएंगे कि टोटल का फैक्टोरियल, है ना, टोटल का फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, और नीचे कंटेंट का, तो कंटेंट का 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें 2 ग्रुप आइडेंटिकल है, 4 और 4 वाले ना, 4 और 4 वाले, तो इन्हीं का इंटरचेंज हुआ होगा। तो कितनी तरीके से इंटरचेंज हुआ होगा, सिंस 2 इक्वल ग्रुप्स हैं तो 2 फैक्टोरियल। समझ गए बात को? 2 इक्वल ग्रुप हैं तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, चलो इसको एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं। टू डिवाइड m प्लस n प्लस p distinct things
into three groups containing M, N and P things। तो वैसे तो दो से ज्यादा केस बन सकते हैं, है ना, कि इसमें दो इक्वल हो, तीनों बराबर हो, M N P, है ना, या ठीक है तीनों डिस्टिंक्ट हो। तो पहला हम ले लेते हैं M N P आर डिस्टिंक्ट। तो बच्चों M N P अगर डिस्टिंक्ट है तो ऊपर क्या आएगा, टोटल का फैक्टोरियल। टोटल का फैक्टोरियल मतलब M प्लस N प्लस P फैक्टोरियल। और अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो कंटेंट का फैक्टोरियल, और तीनों अलग हैं तो कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा कोई कहता है कि अच्छा M इक्वल टू N इक्वल टू P है, दो बराबर हो तो भी मैंने आपको बतला दिया है ना, M इक्वल टू N इक्वल टू P हो जाए तो मैं तीनों को N मान लेता हूं, तो M प्लस N प्लस P टोटल है, तो यानी N प्लस N कितना हो जाएगा, 3N टोटल। और नीचे कंटेंट सब में N है तो N फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N फैक्टोरियल। और तीनों इक्वल ग्रुप हैं, तीनों इक्वल ग्रुप हैं तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल, है ना। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, है ना, 4 में बांटने का। जैसे मान लीजिए 12 है और मान लीजिए 3 3 और 4 4, नहीं नहीं नहीं, 3 3 14 है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और 4 4। तो बताओ कितनी तरीके से ग्रुप बना सकते हैं ना। 14 थिंग्स आर देयर, 14 डिस्टिंक्ट थिंग्स आर देयर, और उसके 4 ग्रुप में डिवाइड करना है आपको, एक में 3 एक में 3 एक में 4 एक में 4। जल्दी बताइए फटाफट से। सबसे पहले टोटल का फैक्टोरियल आएगा बच्चों, बिल्कुल सही है, 14 फैक्टोरियल, और नीचे कंटेंट का फैक्टोरियल आएगा तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो चाहो तो उसका स्क्वायर लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये दो भी इक्वल ग्रुप हैं, ये दो भी इक्वल ग्रुप है, तो इन दोनों का रेपिटेशन हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल, है ना, और इन दोनों का भी रेपिटेशन हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, 6 डिफरेंट बुक्स is to be distributed six different books is to be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam। Okay, find the number of ways if each child gets at least वन बुक। बड़ा अच्छा सा सवाल है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, करके देखिएगा, है ना, करके देखिएगा, करिए, मतलब करके देखिएगा, करिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 8 persons can be seated in 3 different taxis in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers
and seats are numbered. Are numbered if पहला है internal arrangement of persons inside taxi is immaterial. मतलब अंदर कैसे बैठे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है. सेकेंड, इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स. पहला सवाल था कि 6 डिफरेंट बुक्स वर देयर, B1, B2, B3. B4, B5 और B6, ये 6 किताबें थी है ना. और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. और इसको 3 लोगों में बांटनी है, राम श्याम घनश्याम में. कितने लोगों में बांटना है? राम श्याम और घनश्याम 3 लोगों में बांटना है. और कंडीशन है इसमें, ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक. हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें कंडीशन क्या है कि ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 बुक. ध्यान रखना बुक्स डिफरेंट है. ध्यान रखना बुक्स डिफरेंट है ना, ध्यान रखना बुक्स डिफरेंट है. बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलतियां करते हैं उस पर बात करते हैं पहले है ना. जो बच्चे गलतियां करते हैं वो समझ लें कि किस तरह की गलती नहीं करनी है. ऐसा नहीं कि बार बार इस तरह के मिस्टेक्स को रिपीट कीजिएगा. अगर आप बार बार इस तरह के मिस्टेक्स को रिपीट कीजिएगा तो अल्टीमेटली लर्निंग जीरो हो जाएगी ना. डिस्प्लेसमेंट जो हम कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो जीरो हो जाएगा. तो मैं क्यों बतला रहा हूं कि गलतियां कैसी होती हैं, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में बतलाया, क्योंकि बच्चों के पास एक इंपल्सिव तरीका होता है वैसे सॉल्व करने का, ठीक है ना. तो अब कोई बोले कि सर इसी में जब 6 केस लिए थे तब तो कुछ हुआ ही नहीं, तब तो कुछ दोनों का आंसर सही है. उसमें सही आया इसलिए क्योंकि जब ये दोनों खेल रहे थे है ना, तो तीसरे वाले के पास रिपीट करने का ऑप्शन नहीं था. जो तीसरा वाला था वो सब एक ही तरीके से बच रहा था. लेकिन जब इसकी बात हुई तो जैसे ही आप इन दोनों को खिला रहे हो तो ये दिख रहा है ना कि इसको चेंज होने के यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं ना. इसलिए पिछले वाले केस में है ना वो अपने आप सही हो गया, लेकिन अगले वाले केस में जैसे ही नंबर ऑफ पर्संस बढ़े वो गलत हो गया. तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं, ताकि आप आगे ऐसी गलतियां ना करें. जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आप थोड़ा सा सही तरीके से और संयमित तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो फिर वही गलतियां बार बार करोगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है. जैसे इसमें भी एक बड़ी भयानक गलती होती है ना, और बच्चों को लगता है ये प्रॉब्लम तो वाकई बहुत ईजी है, कद्दू सवाल है ना. बिल्कुल सुनना, बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा सर एक काम करते हैं कि 6 में से सबसे पहले हम 3 बुक्स ले लेते हैं, है ना. 6 में से 3 बुक्स ले लेते हैं. जैसे अगर मान लीजिए B1 ले लिया हमने, B2 ले लिया और B3 ले लिया. 63 से सारे ही आएंगे, सभी आएंगे ना. B1, B2, B3, B4, B5, 6 में जितने भी तरीके से 3 सेलेक्ट कर सकते हो सभी आएंगे, ठीक है ना. 63 से 3 सेलेक्ट कर लिया सर. अब जैसे बुक नंबर 1 को देने के 3 रास्ते हो सकते हैं, या तो राम को दूं या श्याम या घनश्याम को. फिर बुक नंबर 2 को, क्योंकि सब बच्चों को एक एक किताब मिलनी है, तो उनका थॉट कैसे चल रहा है कि हर एक बच्चे को पहले एक एक किताब तो दे देते हैं, है ना. पहले हर एक बच्चे को एक एक किताब देते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं कि 63, ठीक है, 3 बुक सेलेक्ट कर ली और अब एक एक बच्चे को एक एक किताब दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं बच्चों की B1 को जैसे 3 तरीके से दे सकते हैं, या तो राम, या तो श्याम, या घनश्याम. फिर B2 को जैसे मान लो B1 हमने श्याम को दे दिया, तो B2 के लिए अब राम और घनश्याम बाकी है, तो उनमें से 2. और फिर B3 के लिए 1. यानी कि इन तीनों को उन तीनों में बांटने का तरीका हो गया 3 फैक्टोरियल, है ना. तो उन्होंने क्या किया कि 6 में से पहले 3 बुक सेलेक्ट कर ली और 3 बुक्स में एक एक बुक सबसे पहले तीनों को दे दी. अब बच गई 3 किताब. जैसे मान लो ये 3 किताब बच गई. अब हर एक के लिए 3 ऑप्शन है. जैसे कोई बोले कि B4 को हम या तो राम को दे देंगे, या श्याम को दे देंगे, या घनश्याम को दे देंगे. 3 ऑप्शंस. B5 को भी
या तो राम को दे दूं या श्याम को या घनश्याम, क्योंकि वो जो मैंडेटरी एक ऑक्टेट था, है ना, 8 का नहीं 1 का, है ना, तो हम लोग बोले क्या कि वो पूरा हो गया कि एक एक किताब सबको दे दी गई, है ना। अब फिर B4 B5 B6 लग रहा है कि अब फ्रीली बांट देंगे। B4 को तो 3 रास्ते हैं सर, सबको पास एक एक किताब आ गई तो 3, B5 के लिए भी 3, B6 के लिए भी 3, तो 3 क्यों? तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस तरीके से बस खटाखट कर लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो गलत हो गया दोस्त, ये तो गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ उस पर बात करूं भाई, क्यों गलत हो गया अब इस पर भी बात कर लेते हैं ना। सुनना ध्यान से। जैसे आपने 6C3 लिया और आपने सबको एक एक किताब बांट दिया, जैसे राम श्याम घनश्याम को, है ना, 3 फैक्टोरियल से बांटा। मैंने मान लो कि बुक 1 इसको दे दिया, बुक 2 इसको दे दिया, बुक 3 इसको दे दिया, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे बुक 4 के लिए 3 ऑप्शन था, या तो राम या तो श्याम या घनश्याम। मान लो कि आपने राम को ही दे दिया। फिर बुक 5 के लिए भी 3 ऑप्शन था, फिर से राम को दे दिया, और बुक 6 के लिए भी राम को दे दिया, है ना। तो यानी अल्टीमेटली बुक 1, बुक 4, बुक 5, बुक 6 मिली राम को, बुक 2 श्याम को और बुक 3 घनश्याम को। अब सुनना एक चीज और, ऐसा भी पॉसिबल है कि राम श्याम घनश्याम जो थे 6C3 मैंने किया, है ना, 6C3 किया तो 3 सेलेक्ट हो गए, B4 B2 B3, क्योंकि सभी आए होंगे। जितनी तरीके से आपने 3 का सिलेक्शन करना होगा वो सारे ही आए होंगे। तो मतलब बुक 4 आ गया, बुक 2 आ गया और बुक 3 आ गया। अब बुक 4 आपके पास 3 तरीके थे, मैंने राम को दे दी मान लो। ऐसा नहीं सोच रहे कि राम को ही देते, हो सकता है श्याम को देते, वो सब हो सकता है। लेकिन मैं अभी आपको क्या कोशिश कर रहा हूं बतलाने की कि इसमें ओवर काउंटिंग हो रहा है ना। तो ओवर काउंटिंग हो रहा है तो मैं अपने तरीके से आपको बतला रहा हूं कि इसमें ओवर काउंटिंग। किसी को लग रहा है सर बुक 4 राम को क्यों दे दी, श्याम को दे दीजिए, तो फिर मैं तुम्हें ओवर काउंटिंग थोड़ी दिखा पाऊंगा, ठीक है ना। तो जो ओवर काउंटिंग हो रही है वो चीज देखने की कोशिश कीजिए। तो बुक 4 मैंने राम को दे दी, बुक 2 मतलब श्याम को दे दी और बुक 3 घनश्याम को दे दी। अब बचा हमारे पास क्या क्या बच्चों, बुक 1 बच गया, बुक 5 बच गया और बुक 6। बुक 1 के पास 3 ऑप्शन था, मैंने इसको दे दिया राम को, बुक 5 को और बुक 6 को, तीनों राम को दे दिया। आप देखो इसी में ये दोनों तरीके आए होंगे और ये दोनों सेम ही चीज तो है। श्याम और घनश्याम को मिला B2 B3, उसमें भी इसमें भी, और राम को मिला B1 B4 B5 B6, किसी भी ऑर्डर में मिला। उससे क्या मतलब है, उसके पास अल्टीमेटली जो बुक्स आई हैं वो क्या आई हैं, B1 B4 B5 B6। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे मैंने मान लो सेलेक्ट किया होगा 63 में B5 B2 B3 फॉर एग्जांपल। तो फिर आपने जब B5 B2 B3 को बांटा होगा राम श्याम घनश्याम में, तो एक तरीका ऐसा होगा कि बुक 5 इसको, बुक 2 बुक 3, फिर आपने जो बचा होगा अब फिर से बांटा हो, मान लो इसी को पड़ गई तो फिर से ये रिपीट फिर से हो गया। ऐसे ही बुक 6 जब होगा तब भी रिपीट होगा, और भी तरीके से रिपीट होगा। यही सेम चीज बहुत तरीके से रिपीट हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी आप इस चीज को समझिएगा, अभी आप इस चीज को समझिएगा कि यानी इसमें रिपीटेशन आ रहा है तो ये मेथड क्या है, रॉन्ग। ये मेथड क्या है, रॉन्ग। तो ये गलतियां बच्चे बहुत सारी करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं यार हमारा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हो ही नहीं रहा है कुछ। तो बहुत ऑब्वियस है कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह की गलतियां बारंबार कीजिएगा, जबकि टीचर ने समझा दिया अब आपको, ठीक है ना, उसके बाद भी आप गलतियां कर रहे हो तो फिर मुश्किल होने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सवालों को अलग से लिखकर 3 बार 4 बार 10 बार सीखना पड़ेगा कि अच्छा पहले मैं ऐसे करूं फिर मैं ऐसे करूं, और बार बार इस चीज को दिमाग में डालूं कि हाँ यार ये गलत है ये सही है। और इस चीज को जब एक बार फिक्स कर लोगे अपने दिमाग में 8-10 बार करके, दोनों मेथड से, सही और गलत दोनों से, तो जब आपको बिल्कुल इस चीज की तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि अब जब भी तुम्हारे पास इस तरह का सवाल आएगा और ऐसे बांटने की कोशिश करोगे, तुरंत आपका दिमाग आपको अलर्ट भेजेगा कि देख पहले भी इस तरह की 10 बार कर चुकी है गड़बड़। तो गलतियां जब 10 बार आपने की है तो 11वीं बार आपको अलर्ट आ ही जाएगा कि अरे यार गलती हो जाएगी। नहीं तो सोचते हैं, थोड़ा रुकते हैं, तो वहां रुकने का तो कम से कम तुम्हारे पास एक विंडो आ जाएगा। और जब तुम्हारे पास रुकने का विंडो आ जाएगा, समझने का विंडो आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो फिर शायद तुम उसको सही कर लो। नहीं तो फिर क्या है, इंपल्स है, खट से ये किया, खट से गलत कर दिया, 25 दिन के बाद किया, भूल गए थे कि यार ये कैसे गलत हुआ था, फिर याद आया कि अरे हाँ गया था गलती, फिर से पहले भी कर चुका हूं ये वाला, है ना। तो इस चीज को अपन समझिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब सही तरीके बातें, ठीक है, क्लियर है सब। तो अब बोल रहे हैं राम श्याम घनश्याम है और यहां पे हमारे पास 6 बुक्स हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, है ना, ये 6 किताबें, ये 6 किताबें, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से सारी बातों को। अब सुनना, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये बहुत ऑब्वियस है कि सबको एक एक किताब तो देनी पड़ेगी, तो एक एक किताब जैसे मैंने दे दिया, अब कौन सी दी अभी नहीं पता मुझे, है ना।
मैंने बस ये सोच लिया कि एक एक किताब दे दी। अब मेरे पास 3 किताबें सरप्लस है, सरप्लस मतलब बची हुई है। अब क्योंकि एक एक किताब मैंने दे दी, कोई बोले ये राम को दी, ये श्याम को, ये घनश्याम को, वो मुझे नहीं पता है ना, मैंने बस एक एक डिवीजन कर दिया, ऐसे आप समझो ग्रुप कर दिया मैंने। एक किताब इधर रख दिया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, राम श्याम घनश्याम सोचा ही नहीं है, मैंने 6 किताबों में से रैंडमली कोई एक इधर उठा के रख दी, एक इधर एक इधर, तो यानी इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास 3 किताबें बची हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि इन 3 किताबों के हिसाब से कि हो सकता है 3 किताब में किसी एक जगह पे ही रख दूं, 3 किताबें किसी एक जगह पे रख दूंगा, तो एक ग्रुप बन जाएगा 4 का, सॉरी 3 सरप्लस बचे, हाँ, एक ग्रुप बन जाएगा 4 का, और फिर बाकी एक एक का। यानी मैंने ये क्या किया कि आप जब 6 किताबों को 3 में बांटोगे सच दैट कि हर एक बंदे को कम से कम एक किताब मिले, तो आप एक 4 का टाइल बना लो, एक 4 के ग्रुप का बुक बना लो, एक एक का बना लो, एक एक का बना लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब 4 एक एक का डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक बंदे के पास कम से कम एक किताब मिलेगी। कोई बोले सर ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक किताब रखी हुई थी, है ना, एक किताब रखी हुई थी 3 पार्ट में, यहां और यहां। अब मेरे पास 3 सरप्लस किताब थी, मैंने एक केस तो क्या किया कि 3 किसी एक को दे दिया। कोई बोले सर यहां दिया, सर आप यहां भी दे सकते थे। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, दिया तो एक एक 4 ही है ना, चाहे 1 4 1 बोलो, वो तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब देख लूंगा, है ना। पहले तो मैं ग्रुपिंग बना रहा हूं कि कैसे कैसे ग्रुप बना। तब मेरे पास जो 3 सरप्लस किताब है इसको टुकड़ों में दे सकता हूं, किताब फाड़ के नहीं। 2 किताब एक को दे दिया, 1 किताब एक को दे दिया, मतलब क्या हुआ, ग्रुप कितने का बना बच्चों, 3 to 1। मतलब एक बंदे को 3 किताब देंगे, एक को 2 देंगे और एक को 1 देंगे। किसको क्या देंगे वो बाद की बात है ना। तो 3 2 1। अब ऐसा एक था कि 3 सरप्लस था और एक किताब थी, तो मैंने एक बार तो तीनों एक को दे दिया किसी को, तो उसके पास 4 हो गई। एक मैंने केस किया कि 2 किताब एक को, 1 किताब एक को, तो 3 हो। अब ऐसा भी तो कर सकता हूं कि एक इसको, एक इसको, एक इसको, यानी कि 2 2 2। ये क्या हो गया, ग्रुपिंग। पहले हम ऐसे ग्रुप बना लें, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जैसे बच्चों 6 का अगर 4 एक एक का ग्रुप बना रहे हो तो टोटल का फैक्टोरियल अपॉन कंटेंट का फैक्टोरियल, और 2 इक्वल ग्रुप क्या दिख रहे हैं, तो यहां पे 2 फैक्टोरियल प्लस, यहां पे हम लोग हो सकते हैं सेकंड वाले में 6 फैक्टोरियल टोटल, और नीचे कंटेंट क्या है ग्रुप का 3 2 1, है ना। फिर थर्ड वाले में देखिए आप 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब बोलोगे 3 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर क्या बाकी है, अब ध्यान सुनना। अभी तक तुमने क्या किया, अभी तक तुमने सिर्फ ग्रुप बनाया। क्या किया है कि एक 6 किताबें थी, उसमें 4 2 1 का ग्रुप बनाया, सॉरी 4 1 1 का ग्रुप बनाया, एक 3 2 1 का ग्रुप बनाया, एक 2 2 2 का ग्रुप बनाया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो 2 2 2 का ग्रुप बनाना, इसको एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि राम श्याम घनश्याम को दे दिया, हो गया 2 2 2 का। अरे भाई ये 2 2 डिफरेंट हैं, ये सेम बुक्स नहीं है। अगर ये आइडेंटिकल बुक्स होती हैं तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये दोनों बुक एक जैसी हैं, ये दोनों भी एक जैसी, ये दोनों भी एक जैसी हैं, तो एक ही तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट ये डिफरेंट बुक्स हैं, तो ये एक 2 का बंडल है, यहाँ पे 3 लोग हैं सामने, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल पे एक 2 का बंडल किताब का, एक 2 का, एक 2 का, और यहाँ पे सामने राम श्याम घनश्याम लेने के लिए बैठे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो पहला बंडल उठाऊंगा, या तो मैं राम को दे सकता हूँ, या श्याम को, या घनश्याम को। 3 तरीके हैं मेरे पास देने के, समझ रहे हो। तो 3 तरीके हैं पहले वाले बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब दूसरा बंडल जब उठाऊंगा मैं देने के लिए, तो किसी एक को 2 का दे चुका हूं। कोई बोले सर आपने घनश्याम को दे दिया, मान लीजिए, ठीक है भाई मैंने घनश्याम को दे दिया। अब ये जो दूसरा बंडल उठाया, या तो मैं राम को दूंगा या श्याम को दूंगा। तो यानी सेकंड बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2। अब जैसे ही ये किसी एक को देती है, जो तीसरा बंडल उठाऊंगा, तो भाई 2 लोगों को तो पहले 2 2 किताबें दे चुका हूं। तो अब जो बचा हुआ है उसको एक तरीके से, यानी कि जो 2 2 का बंडल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है राम श्याम घनश्याम में, तो 3 फैक्टोरियल वेज है, क्योंकि पहले वाले को 3, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी कि 3 × 2 × 1। आपको पहले से 4 1 1 था, तब भी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 वाला बंडल, क्योंकि जाएगा तो पूरा इकट्ठे जाएगा, राम को श्याम को घनश्याम को 3 तरीका, फिर 1 का बंडल बचे हुए 2 को, फिर 1 का बंडल बचे हुए 1 को। यानी इस पूरे को अगर मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को अगर मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों भाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें भी
जब 4 एक एक का ग्रुप बनाया तो इन ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल था, 3 to 1 का, जस्ट लाइक दैट, जैसे 3 का बंडल, 2 का बंडल, 1 का बंडल, है ना, कमंडल लेकिन मत निकल लेना, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि उसके लिए भी 3 फैक्टोरियल, उसके लिए भी 3 फैक्टोरियल, तो ओवरऑल सबको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया मेथड सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए। देखो मैं तो ये भी बतला रहा हूं सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने कुछ गलती और अलग तरीके की है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना, उस पर भी हम बात कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ सेंसिबल बनाया है, अब कुछ भी लिख दिया हो, कोई बोले कि सर मैंने तो 6CR लिख दिया, 6CN लिख दिया, तो मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता हूँ। हाँ, कोई आपने वैल्यू लिखी है, कैसे कैसे लिखी है, क्या सोचते हुए, तो शायद मैं उस थॉट प्रोसेस को बता सकता हूँ कि सही है या गलत है। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना। ये तो अपन समझ लें मेथड 1 है, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है ना। मेथड 2 एक और है। मेथड 2 को हम लोग पाई कहते हैं, पाई। अब बोलोगे पाई क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसकी अंग्रेजी पे मत जाना, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या इसकी अंग्रेजी देख के घबरा जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं इसको? पाई। इन शॉर्ट इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पाई। सुनेंगे ध्यान से बच्चों। पाई में हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम बिना किसी कंडीशन के बांटते हैं। सबसे पहले हम बिना किसी कंडीशन के बांटते हैं। जैसे हमारे पास 6 किताबें हैं और 3 लोग हैं, तो कोई बोले कि यार बताओ कैसे बांट सकते हैं, है ना, बिना किसी कंडीशन के कैसे बांट सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे पहली किताब है साहब, तो मेरे पास ऐसे मैं फिर से सोचूंगा कि टेबल लगा हुआ है, इसमें 6 किताबें रखी हुई हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, और 3 बंदे राम श्याम घनश्याम मेरे सामने खड़े, है ना। मैं ऐसा सिचुएशन इमेजिन कर लेता हूं। अब ये सिचुएशन इमेजिन कर लेता हूं, तीनों आगे बोलेंगे सर ये जो 6 किताबें हैं सर दीजिए ना सर, ऐसा दीजिए कि हम सबको एक एक मिले। तो हम बोलेंगे रुक, पहले आराम से, है ना, पहले फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, एकदम रिलैक्स वे में। तो मैं बोलूंगा कि बुक 1 को फिर बांटने के मेरे पास कितने तरीके होंगे? 3, या तो मैं राम को दूंगा, या श्याम को, या घनश्याम को। अब मैं भूल ही गया कंडीशन क्या था, समझ लो, भूल ही गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, है ना। बुक 1 को 3 तरीके देने के, या तो राम को दे दिया, या श्याम को, या घनश्याम को। अब बुक 2 देने की बारी आई, तो मैं तो भूल गया हूं ये कोई कंडीशन था। तो बुक 2 को देने के फिर मैं कितने तरीके सोचूंगा? फिर से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, फिर से मेरे पास 3 तरीके हो गए। बुक 3 के लिए भूल गया हूं मैं, है ना, अब ऐसा नहीं कि बीच में याद आ गया, नहीं याद आया। बुक 3 भी देने के 3 तरीके हो गए। बुक 4 3 तरीके, बुक 5 3 तरीके, बुक 6 3 तरीके, यानी कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास टोटल रास्ते हो गए भैया 3 की पावर 6। अग्रीएबल टू ऑल, 3 की पावर 6 हमारे पास टोटल तरीके क्या हो गए? 3 की पावर 6, ठीक है। अब याद आ गया कि यार ऐसे थोड़ी बांटना था, ऐसे थोड़ी बांटना था, कम से कम हर एक बच्चे को एक किताब मिलनी चाहिए। तो फिर मैं सोचूंगा अच्छा इसमें गड़बड़ क्या हुई होगी। आप सोचो क्या गड़बड़ हुई होगी। जब मैं पहली बुक बोल रहा हूं 3 तरीके से दिया मैंने, दूसरी 3 तरीके से, तीसरी 3 तरीके से, तो हो सकता है बुक 1 मैंने राम को दी, बुक 2 भी राम को दे दी, बुक 3 भी राम को, बुक 4 बुक 5 बुक 6 सब राम को दे दी, तो 2 बच्चे खाली रह गए। यानी कि इसमें एक इनवैलिड आया होगा क्या? 2 स्टूडेंट्स को एक भी किताब ना मिली हो, यानी कि सारी की सारी किताब एक ही बच्चे को मिल गई हो, है ना, सारी की सारी किताब एक ही बच्चे को मिल गई होगी। तो ये एक इनवैलिड तरीका हुआ, एक मतलब जितने भी होंगे पता नहीं, ये एक इनवैलिड टाइप रहा होगा कि कोई भी 2 स्टूडेंट को कोई भी किताब नहीं मिली, सारी की सारी किताब एक को मिली। फिर ऐसा हो सकता है कि भाई बुक 1 राम को दी, बुक 2 श्याम को, बुक 3 राम को, बुक 4 राम को, बुक 5 श्याम को, बुक 6 फिर से राम को, तो घनश्याम को कुछ नहीं मिला। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 स्टूडेंट couldn't get any book। इसके अलावा कोई इनवैलिड आया होगा तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ। तो हम लोग बोले कि जब बांट रहे थे 3 किताबों को, सॉरी 6 किताबों को 3 बच्चों में, तो जब मैंने फ्रीली बांट दिया और फिर मुझे याद आया कि यार कम से कम एक तो मिलना चाहिए था, तो फिर मुझे क्या समझ में आएगा कि भाई इसमें 2 गलतियां हुई होंगी, 2 तरह की गलतियां हुई होंगी। एक तो ये गलती हुई होगी कि 2 बच्चों को कोई किताब नहीं मिली हो, है ना, जैसे सारी की सारी किताब एक बच्चे को मिल गई हो,
या फिर एक इस तरह की गलती हो सकती है कि भाई जब 6 को बांटा तो एक बच्चे को कोई किताब नहीं मिली, सारी किताब 2 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, अब कोई बोले सर हमारे गांव में तो ऐसा हुआ था सर, देखे थे, ये बोला कि प्रधानवा की किताबा बटा है लेकिन एक को बच्चा को नहीं मिला, तो भाई उसको अपन छोड़ के चलते हैं ना। उसका रीजन क्या है कि यहां वो वाला काम डिस्कस नहीं करेंगे कि थ्योरेटिकली तो सर बुक बटी थी लेकिन मिली किसी को नहीं है, तो हम लोग 6 किताबें अगर बट रही हैं तो किसी ने किसी को तो मिली होंगी, तो वो नहीं कि यार किसी को भी नहीं मिली, है ना। क्लियर है यहां तक? पहले तो ये टाइप्स क्लियर है क्या? तो एक बार यस लिखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन और फोकस को और बढ़ाते हैं ना, कंसंट्रेशन और फोकस को और बढ़ाते हैं, और जो मास्टर साहब कह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं ना, बहुत बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाते हुए, बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए, है ना, सुनते हैं इस बात को। अब जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये हटाते हैं, एक स्टूडेंट को कोई किताब नहीं मिली, समझना ध्यान से, एक स्टूडेंट को कोई किताब नहीं मिली, तो मैंने क्या कहा कि मैंने 3 में से एक स्टूडेंट को पकड़ लिया। अब बोलोगे सर कैसे पकड़ा? अरे पकड़ लिया मतलब अलग कर दिया उसको, है ना। तो 3C1 से एक स्टूडेंट को पकड़ लिया, राम था, श्याम था, घनश्याम था। तो 3C1 से मैंने किसी एक को पकड़ लिया, मैं जैसे मैंने राम को पकड़ लिया और मैंने बोला कि तुझे किताब नहीं दूंगा। अब बोलेगा सर रोऊंगा तब भी नहीं दोगे? हाँ अभी तो नहीं दूंगा, है ना। गिड़गिड़ाऊंगा तब भी नहीं दोगे सर? अभी तो नहीं दूंगा, है ना। अभी तो पहले थोड़ा किनारे हो जा। अब इन 6 किताबों को 2 बच्चों में बांटते हैं फ्रीली, फिर से समझना ध्यान से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 में से एक बच्चे को पकड़ के अलग कर दिया। अब कोई बोले सिर्फ राम ही पकड़ के अलग हुआ, नहीं, श्याम भी हो सकता है, घनश्याम भी हो सकता है। 3C1 में सारे मेथड आ जाते हैं ना। तो 3C1 से एक बंदे को मैंने किताब नहीं दी, उसको हटा दिया, जैसे राम को हटा दिया मैंने। अब श्याम और घनश्याम में 6 किताबें बांट रहे हैं, फ्रीली बांट रहे हैं। तो जैसे मैं कैसे बांट सकता हूं कि पहली किताब श्याम को या घनश्याम को, 2 तरीका। दूसरी किताब श्याम को या घनश्याम को, फिर से 2 तरीका। तीसरी किताब श्याम को या घनश्याम को, फिर से 2 तरीका। चौथी फिर से 2 तरीका। पांचवी फिर से 2 तरीका। छठी फिर से 2 तरीका। यानी कि 3C1 इंटू 2 की पावर 6, 3C1 इंटू 2 की पावर 6। इसमें ये क्लियर हुआ कि 1 स्टूडेंट डिड नॉट गेट एनी बुक वाला केस तो हट गया पूरा। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार यस लिखिए। इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, नहीं तो फिर बीच में बोलोगे सर पूरा रिपीट कर दो, है ना, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 3C1, वैसे मैं लास्ट में हो सकता हूं अपने मन से एक बार रिपीट भी कर दूं, लेकिन पॉइंट ये कि आप थोड़ा सुनते रहिएगा ना। 3 की पावर 6 माइनस 3C1 इंटू 2 की पावर 6। तो इसमें ये वाले तरीके पूरे घट गए क्या कि एक स्टूडेंट को कोई किताब नहीं मिली, क्योंकि एक स्टूडेंट को किनारे कर दिया और सारी किताबें 2 में बांट दी, है ना। तो क्या इससे ये कंफर्म हो गया कि 1 स्टूडेंट डिडंट गेट एनी बुक, ये कंप्लीटली घट गया। इसी को कहेंगे हम एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर दिया, इनवैलिड को एक्सक्लूड कर दिया। तो हमने समझा क्या कि 3 की पावर 6 तो टोटल तरीके से बांट दिया बिना रिस्ट्रिक्शन के, ये भूल गए रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अब जैसे ही याद आया रिस्ट्रिक्शन, तो मुझे याद आया कि अरे एक बच्चे को कुछ नहीं मिला होगा, तो ठीक है उसको घटा दिया मैंने। लेकिन जब मैंने इसको घटाया कि एक बच्चे को कुछ नहीं मिला हो, क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें वो भी घटा होगा जिसमें 2 बच्चों को कुछ नहीं मिला हो? क्योंकि आपने एक बच्चे को अलग कर दिया, जैसे राम को अलग कर दिया मैंने, है ना। और 6 किताबें थी, मैंने श्याम और घनश्याम में बांटी फ्रीली, फिर से, है ना। तो पहली किताब को 2 तरीका, दूसरी को भी 2, तीसरी को भी, चौथी को भी, पांचवी को भी, छठी को भी, सबको 2-2 तरीके से। मान लीजिए मैंने पहली किताब श्याम को दे दी, दूसरी किताब भी शाम को दे दी, तीसरी भी शाम को, चौथी भी शाम को, पांचवी भी शाम को, छठी भी शाम को। तो घनश्याम खाली और राम पहले खाली था। तो क्या आपको इससे फील आया कि इसमें ये वाले तरीके तो पूरे घट गए कि एक स्टूडेंट को कुछ नहीं मिला? क्योंकि इसमें वो तरीके तो घट ही गए ना कि एक स्टूडेंट, मतलब जैसे कभी राम अलग हुआ होगा, कभी श्याम अलग हुआ होगा, कभी घनश्याम अलग हुआ हो। तो जैसे राम अलग हुआ, बाकी सारी किताबें 2 में बांट रहे हैं, तो इसमें वो भी तरीके तो आए होंगे ना जब दोनों को कुछ ना कुछ मिला होगा, तो उसमें एक ही बच्चा खाली होगा। तो एक बच्चा खाली वाला तो केस घट गया, लेकिन इसमें मुझे ऐसा फील आया कि इसमें 2 बच्चा खाली वाला केस भी घटा है। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही आंसर है। तो भाई आंसर सही कब होगा? देखो अब ये सब लॉजिकल बातें हैं, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो मैंने जैसे इसमें समझा तो दिया कि भाई देखो एक बच्चा खाली वाला केस घट गया, इसमें 2 बच्चा खाली वाला केस भी घट गया। तो कोई बोले मेरा काम हो गया, मैं बोलूंगा नहीं बेटा नहीं हुआ। क्योंकि आप अगर लॉजिकल हो तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि ठीक है एक बच्चा खाली वाला सारा केस घट गया, अब 2 बच्चा खाली वाला केस तो घट गया,
लेकिन यह भी तो स्वयं से पूछना पड़ेगा कि क्या उतनी ही बार घटा जितनी बार घटाना था? ऐसा तो नहीं कि ज्यादा घट गया। तो अगर ज्यादा घट गया तो फिर कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा ऐसा तो नहीं कम घट गया, कम घट गया तो जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच के खुश हो गए कि भैया यहां पे वो केसेस तो हट ही गए जिसमें एक स्टूडेंट खाली था और वो भी हट गए जिसमें 2 स्टूडेंट खाली था, तो गलत हो गया, क्योंकि 1 स्टूडेंट खाली वाला तो उतनी ही बार घटा जितनी बार घटाना था। और कितनी बार घटाना था, 2 चीजों का आंसर देना है। एक तो क्या आंसर देना है कि 2 बच्चा खाली वाला केस कितनी बार घटाना था और कितनी बार घटा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो माथा पच्ची है यार, क्यों करेंगे, पहला वाला मेथड अच्छा है। पहला वाला मेथड हर जगह वर्क नहीं करेगा, उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है ना। देखो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 3 बार घटाना था, क्योंकि 3 लोग ही थी, राम श्याम और घनश्याम ही था, है ना, राम श्याम और घनश्याम ही था। अब हम जब घटाने पे आ रहे हैं कि है ना 2 बच्चे खाली वाला है ना, तो 2 बच्चे खाली वाले में क्या हुआ कि 3C2 से दोनों बच्चों को हटा के और एक बच्चे को सारी किताब दे दी। तो या तो मैं राम को दे दूं सारी किताब, या श्याम को दे दूं, या घनश्याम को दे दूं। तो यही 3 तरीके तो गड़बड़ थे, इसको घटाना था। समझने ध्यान से, जब 2 स्टूडेंट खाली वाले केस पे बात करेंगे हम, तो हम कितनी बार इसको सोचेंगे घटाने के लिए? तो मैं बोलूंगा अरे यार या तो राम को दे दिया सारी किताब, या फिर श्याम को दे दिया, या फिर घनश्याम को दे दिया। तो ऑफकोर्स 3 ही तरीके हैं, लेकिन इसमें घटा कितनी बार वो सोचता हूं। घटा ऐसे कि 3C1 से पहले राम पकड़ा गया होगा, समझना, 3C1 से पहले राम पकड़ा गया होगा, इसको तो कोई किताब नहीं मिली, हट गया ये। अब 6 किताब श्याम और घनश्याम में बांटेंगे, तो एक केस ये हो सकता है कि सारी की सारी किताब मैंने श्याम को दे दी। एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें सारी की सारी किताबें मैंने घनश्याम को दे दी। तो सोचो, सारी किताबें मैंने श्याम को दे दी तो राम घनश्याम खाली, और सारी किताबें घनश्याम को दे दी तो राम श्याम खाली, तो मतलब 2 बार घटा। ऐसा और भी हुआ है, 3C1 से सिर्फ राम ही नहीं पकड़ा जाएगा, 3C1 से मान लीजिए श्याम पकड़ा गया और राम घनश्याम में बांट रहे हो आप, तो फिर से सारी किताबें राम को, फिर से सारी किताबें घनश्याम को, तो इसमें भी 2 तरीके होंगे। फिर घनश्याम 3C1 से 1 में पकड़ा होगा और राम श्याम में बांटा होगा, तो सारी किताबें राम को तो घनश्याम श्याम खाली, और सारी किताबें श्याम को तो घनश्याम और राम खाली। यानी कितनी बार घट गया ये? 6 बार। तो 6 बार घट गया, घटाना 3 बार था। तो यानी मैं ऐसा मैथमेटिकली बोल सकता हूं क्या कि जितना, फिर इसका मतलब घटाना था वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 6 बार घटा दिया, घटाना 3 बार था, तो यानी कि अब 3 बार जोड़ना पड़ेगा ना एक्चुअली। तो यानी कि 3 बार घटाना था जो, उसी को हमें 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो वही कहते हैं हम लोग, इसको एक्सक्लूजन बोला। अब इंक्लूजन कर रहे हैं, प्लस। तो कैसे भाई? 3C2 से 2 बच्चों को धर लो, पकड़ लो, उसको खाली कर दो, और सारी किताबें एक बच्चे को दे दो, सारी किताबें एक बच्चे को दे दो। देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए। सारी किताबें एक बच्चे को दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब कोई बोले अरे सर ये वाला तो बहुत सस्ता है, इसी से कर लेंगे बार बार, तो ये हर बार यूज नहीं होगा। बोलो कब यूज नहीं होगा? जैसे मान लो 6 की जगह अगर मैंने बोल दिया भाई 100 किताबें, और 100 किताबें 3 लोगों में ऐसे बांटनी है कि सबको कम से कम 1 मिले। तो 100 किताबें अगर 3 बंदों में बांट रहे हो, सच दैट कि हर एक को कम से कम 1 मिले, तो ये मेथड बहुत बुरी तरह से फेल हो जाएगा। क्योंकि अब आप वैसे तो सोच नहीं सकते हो कि भाई 9811, 9721, 9631, 9622, ऐसे करके बांटते जाओगे, खुद बांट जाओगे, है ना? समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा हो गए तो फिर ये मेथड तो आपका फ्लॉप शो है ना? अगर कंडीशन ये है कि हर एक बंदे को कम से कम 1 किताब मिलनी है, तो ये तो मेथड फ्लॉप शो हो जाएगा। फिर यही मेथड बचेगा। आपको बोले यहां 6 की जगह 100 हो जाए, 6 की जगह 100 हो जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं,
फिर से 100 किताबें तो पहली किताब 3, दूसरी किताब 3, 3, 3, 3, 3 की पावर 100 हो जाएगा बच्चों। -3c1 इंटू 2 की पावर 100 हो जाएगा और +3c2, यही सवाल वर्क कर जाएगा। अभी जेई मेंस ने इतनी बड़ी मूर्खता की कि इसी सवाल को इंटीजर टाइप में पूछ दिया। अब इससे ज्यादा मूर्खता कुछ होती नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये मूर्खता की मतलब बहुत प्रकाष्ठा है कि क्या किया गया, किसी सवाल को इंटीजर, मतलब इस सवाल को तुम पूछ सकते हो, जैसे यहाँ एम एन ऐसे कुछ कुछ डाल के आप पूछ सकते हो, है ना, यहाँ पे एम एन ऐसे करके कुछ निकाल सकते हो ना कि भाई ये फॉर्मेट है, या इसी को आप ऑप्शंस में डाल के पूछ सकते हो। मतलब आप सिंगल कर, उसने 20 डिफरेंट ऑरेंजेस को 3 लोगों में बंटवा दिया भाई ने, 20 डिफरेंट ऑरेंजेस को 3 लोगों में बंटवा दिया। सोचो मतलब कितना खतरनाक आदमी है भाई। उसमें 3 की पावर 20 -3c1 इंटू 2 की पावर 20, 2 की पावर 10 तक तो चलो फिर भी बच्चों को याद करवा लेते हैं, 1024, 2 की पावर 11, 12 थोड़ा मल्टीप्लाई करके निकाले। भाई 3 की पावर 20 कैसे निकालेगा बच्चा बिना कैलकुलेटर के भाई। और अगर आपने ये सवाल पूछ लिया और इतना बड़ा आंसर दे रहे हो इंटीजर टाइप में, तो आप सोचो कितने बड़े मूर्खता वाले काम कर रहे हो। एक तो आपने बच्चों का टाइम बर्बाद किया। इस तरह के सवाल को जब बच्चा देखता है तो उसको लगता है यार कि क्लास नोट्स का सवाल है, मैं ट्राई कर लेता हूं। उसमें भी दिक्कत क्या होती है कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यार डिफरेंट मान के करेंगे तो बहुत लंबा आ जाएगा, तो मैं आइडेंटिकल मान के कर लेता हूं और उससे 3 डिजिट का आंसर भी आ जाता है। अब बच्चे ने मान लो कि आइडेंटिकल मान के उसका 3 डिजिट का आंसर बेगर्स मेथड से निकाल लिया, तो फिर तो उसकी और वाट लग गई बेचारे की, क्योंकि वो तो उसका अगर नेगेटिव तो पता नहीं इंटीजर में शायद नहीं होता है, तो वो तो उसका ऐसे भी गलत हो गया। तब उनके हिसाब से तो कोई आंसर नहीं करा होगा, तो इसलिए सब बच गया। लेकिन तुम्हें सवाल देने से पहले भांग वाला जो नशा था उसको कम करना चाहिए था ना भाई। आपने फुल ऑन कर लिया। आप एक बार चेक तो करो, आप 5 लोग तो कम से कम इतने ईमानदार बनो यार एनटीए में, जो कि हर एक बंदा 1 घंटे के अंदर उस पेपर को सोल्व करके देखे यार। इतना किस चीज में बिजी हो? पूरा देश का जो निर्माण का जिम्मा जो तुमने ले रखा है भाई, तुम सब पूरा बिगाड़ोगे क्या? पूरा चौपट कर दोगे क्या? इतने स्ट्रेस लेवल वाले सवालों में तुम इस तरह की घटिया हरकतें कर सकते हो क्या? मतलब कोई भी आम, मतलब मेरे से पेपर सेट करवा ले यार अगर नहीं हो रहा तेरे से तो। मतलब ये सवाल देखकर ही पहली लाइन में समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर छोटा मोटा तो नहीं आने वाला, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो मतलब इस तरह की अनर्गल मिस्टेक्स चल रही हैं देश में, और कोई क्या बोलेगा, है ना। वाह, ठीक, वाह एनटीए वाह। चलो, तो मेरे ख्याल से ये मेथड समझ में आ गया सब बच्चों को, है ना। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत टाइम दिया है ना, ताकि आप आगे चलकर गलती नहीं करें। इस तरह के सवाल सब जगह आते हैं, जेई में ना हो चाहे जेई एडवांस हो, सब जगह आते हैं। ठीक है, आई होप इट इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें था 8 पर्सन थे और 3 डिफरेंट टैक्सीज थी, है ना। इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं। 8 लोग थे और 3 डिफरेंट टैक्सीज थी, और हर एक में 3 सीट्स थे पैसेंजर के लिए। तो मैं टैक्सी तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बना रहा हूं जिसमें अपन कोशिश करेंगे दिखाने की कि 3 सीट्स हैं। जैसे इसे मान लो कि ऐसे हैं, तो बोले सीट्स नंबर्ड है। हाँ, जैसे मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसके भी नंबर्स हैं ना। मान लो कि S4 है, S5 है, S6 है, ऐसा करके। अब कोई बोले सर सब S1, S2, S3 है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। बस ये ध्यान रखना है सीट्स प्रॉपर्ली नंबर्ड है बच्चों, है ना। ये 9 सीट्स हुए, है ना, हर एक टैक्सी के हिसाब से, है ना। ये 9 सीट्स हो गए, समझ रहे हो। अब पहली केस में तो ये पूछता है कि भाई इन 8 लोगों को क्या करना है, हमें 3 टैक्सीज में रखने हैं इस तरीके से कि इंटरनल अरेंजमेंट डजंट मैटर। और शायद ये आता रहता है ना, शायद इस बार भी आ गया था ये सवाल, है ना, तो हर बार ही आता रहता है कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले फिर से वही डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पकड़ेंगे, है ना। मैक्सिमम 3 की कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम 9 लोगों को घुसा सकते हैं इसमें। अभी 8 है तो एक ही चॉइस बनेगी, फिर सिंपल है कि 3, 3, 2। कोई बोले 6, 1, 1, 6, 1, 1 नहीं बना सकते, क्योंकि एक में मैक्सिमम सीट 3 ही है ना। तो आप समझ सकते हो ना कि 3, 3, 3 का ग्रुप मैक्सिमम वाला बनना था, नहीं।
अब 8 है तो एक कोई ड्रॉप हो जाएगा तो 3 3 2, मतलब किसी एक टैक्सी में 3 होगा, हो सकता है इसमें 3 हो, इसमें 2 लोग हो और इसमें 3 लोग हो, या इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, मतलब ऐसे हो सकता है ना। तो यानी कुल मिला के तो बस पहले तो ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कि भाई 8 का 3 3 2 का ग्रुप, तो यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये दो इक्वल ग्रुप के हिसाब से 2 फैक्टोरियल है ना। अभी मामला खत्म नहीं हुआ, मामला खत्म नहीं हुआ, अभी इनको टैक्सी में भी जाना है, अंदर कैसे बैठे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन समझना कि अब यहां पे 3 ग्रुप हो गए। एक 3 का ग्रुप है, यहां देखो ये 3, अमर अकबर एंथोनी है ना, इधर रामश्याम घनश्याम, और इधर 2 का है, ठीक है। तो हम लोग बोले जो 3 वाला है, पहला 3 वाला ग्रुप, अब 3 टैक्सीज थे, तो मैं क्या बोलूंगा इनको, या तो तुम टैक्सी 1 में चले जाओ, या टैक्सी 2 में, या टैक्सी 3 में, 3 तरीके से हो सकता है। फिर जो दूसरा 3 वाला ग्रुप है वो अब बचे हुए 2 टैक्सीज में से कहीं जा सकता है, यानी इसके लिए 2 ऑप्शन है, और लास्ट वाले के लिए तो एक ही ऑप्शन है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हम लोग बोले दिस मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये क्या किया सर, तो सर ये मैंने क्या किया कि मैंने 8 को 3 3 2 में भागा सर, बांटा सर, और फिर बांटने के बाद क्या किया कि उनको 3 डिफरेंट एक्सिस में किस तरीके से डालना है, तो 3 फैक्टोरियल से डाल दिया। यहां पे क्वेश्चन है कि इंटरनल अरेंजमेंट डजंट मैटर, मतलब अंदर कैसे जाके बैठ रहे हैं उसको मतलब नहीं है ना, तो हमने टैक्सी में ठूसने तक का काम कर दिया है। अब सुनना, अब कोई बोलता है मेरे को कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स, तो इतना तक तो वही है, इतना तक तो वही चलेगा कि भाई बांट दिया 3 3 2 में, फिर 3 फैक्टोरियल से अंदर धक्का दे दिया। मान लो कि यहां 3 वाला ग्रुप पहुंच गया, यहां 2 वाला ग्रुप पहुंच गया, यहां 3 वाला ग्रुप पहुंच गया। अब सुनना, ये 3 वाला ग्रुप यहां पे कितनी तरीके से बैठ सकता है, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 सीट्स हैं, तो 3 लोगों को 3 सीट्स में बिठाने के तरीके क्या हो गए, 3 फैक्टोरियल। ये अंदर का अरेंजमेंट कर रहे हैं इनटू। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अरे 2 है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं सीट्स 3 है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा कि 3 में से कोई 2 सीट सेलेक्ट करोगे, या तो 3p2 लिख दो डायरेक्ट, या फिर 3 में से 2 सीट सेलेक्ट करोगे और उन दोनों सीट्स पे अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, मतलब इसका आंसर भी 3 फैक्टोरियल है एक तरीके से। 3c2, 3 में से 2 सीट लेकर वहां पे दोनों बंदों को बिठाने के 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में जैसे मान लो 3 है तो 3 फैक्टोरियल, यही होगा। कोई बोले कह रहे सर इसमें 3 था, इसमें 3 था, उसमें 2 था, जिसमें भी 2 होगा वो ऐसे अरेंज होगा, और जिनमें 3 होगा वो ऐसे अरेंज होगा। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, समझ में आया कि अंदर ठूस के फिर उसको अरेंज कर दिया। दूसरा तरीका मैं ऐसे सोच सकता हूं कि भाई अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स, मतलब कौन कहां बैठा है ये मैटर कर रहा है, तो मेरे लिए तो यही है ना कि 9 सीट्स हैं और 8 बंदे हैं जिनको अरेंज करना है, नहीं इन सीट्स पर, तो मैं क्या करूंगा कि 9 में से 8 सीट्स ले लूंगा और उन 8 सीट्स पे 8 बंदों को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 9 में से 8 सीट्स ले लूंगा और 8 सीट्स पे 8 बंदों को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? अगर आ गई तो यस करो, तो आगे बढ़े थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन लिखिए पहले, फॉर ए गेम in which for a game in which every pair of player plays with every other pair, find the number of games, बहुत अच्छे से समझते हुए सॉल्व कीजिएगा, find the number of games which can be played if, इसके 2 पार्ट है,
6 men आर अवेलेबल, और दूसरा है आपका 8 men आर अवेलेबल। इसको सॉल्व कीजिए, है ना। इस प्लेयर नहीं चल रहा है बच्चों, है ना, पेयर बाई पेयर चल रहा है, मतलब 6 हैं तो 2 लोग 2 लोग 2 लोग 2 लोग ऐसे करके गेम चल रहा है, पेयर बाई पेयर चल रहा है ना। तो हमारे कि 6 लोग हैं और पेयर बाई पेयर चल रहा है, तो बच्चे कुछ इस तरह के भी चीजें अप्लाई करते हैं कि जैसे सबसे पहले इसको 2-2 के ग्रुप में बांट दिया। ध्यान से सुनिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बाद में ऐसा हो सकता है कि आप बोलते कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना, तो उसका मतलब है कि ध्यान की बहुत कमी है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है ना, खरीदने नहीं जाना है, बस सुनते रहना, है ना। तो 6 लोग हैं, हमने क्या किया कि 2-2-2 के 3 ग्रुप में बांट दिया। कोई पूछे कैसे कर सकते हैं, तो लास्ट क्लास में सिखाया था, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो उसका मतलब मेहनत में कमी चल रही है बच्चों। तो हमने कि टोटल का फैक्टोरियल नीचे का आएगा कंटेंट का फैक्टोरियल, तो कंटेंट का फैक्टोरियल 3 बार आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 3 इक्वल के हिसाब से 3 फैक्टोरियल आएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये 720/8 90 और 6 15 6 90, तो ये 15 आ गया। ये आंसर नहीं है हमारा। अभी हमने सिर्फ क्या किया बच्चों कि 6 को 2-2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 6 को 2-2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हमने 2-2-2 के ग्रुप में कितनी तरीके से डिवाइड किया, 15। जैसे आप समझ नहीं अगर पाए हो तो आप ऐसे सोचो कि भाई ABCDEFH 6 लोग हैं, तो ये 15 चीजें वो क्या है, वो 15 चीजें ये हैं कि जैसे एक बार मैंने AB कर लिया, CD कर लिया, EF कर लिया, या कोई बोले AE कर लिया, BD कर लिया, CF कर लिया, ऐसे करके कितने ग्रुप बने होंगे, तो ऐसे करके टोटल 15 ग्रुप बने होंगे। तो जैसे मान लो कि इसमें से 15 में से एक ऐसा बना होगा कि एक AB का, एक CD का, एक EF का, है ना, 15 में एक ऐसा बना होगा। अब अगर हम पेयर बाई पेयर खिलाना चाहते हैं तो कितनी तरीके से खिला सकते हैं, तो आप सोचिए कि 3 पेयर हैं और पेयर बाई पेयर खिलाना है, तो 3 में से कोई 2 पेयर उठा लो, उतने ही तरीके से गेम होगा। जैसे एक तरीका हो सकता है कि AB को CD से खिला दिया, या AB को EF से खिला दिया, या CD को EF से खिला दिया। तो जितनी तरीके से 3 में से 2 पेयर सेलेक्ट करोगे उतनी तरीके से हम गेम खिला देंगे। यानी कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, 15 × 3। 15 किस चीज के लिए, 2-2 के पेयर बनाने के लिए, और 3 तरीके कैसे, उनको आपस में पेयर बाई पेयर गेम खिलाने के लिए। तो पहले का आंसर इस हिसाब से तो क्या आ रहा है, 45। अब इसी मेथड को अगर मैं 8 लोगों के लिए अप्लाई करूं, इसी मेथड को मैं अगर 8 लोगों के लिए अप्लाई करूं, तो यहां देखो क्या बवाल हो रहा है। 8 आदमी है और सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे कि 2-2-2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी कौन कौन से लोग हैं, ABCDEFGH, ABCDEFGH, है ना। तो 2-2 के अगर ग्रुप में डिवाइड कर लिया तो क्या आएगा भाई, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 4 बार, इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे है सर, 4 इक्वल ग्रुप है, तो 4 इक्वल ग्रुप है, तो 4 इक्वल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा भाई, 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएंगे टोटल वेज 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करने के। अब सुनना, जैसे तुमने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड किया होगा, तो एक तरीका तो ये रहा होगा कि एक ग्रुप में AB होगा, एक में CD होगा, एक में EF होगा, और एक में क्या होगा, GH होगा, है ना। तो जैसे अगर इसको निकालना भी चाहो तो क्या आएगा, 8 7 5 6 और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 16। तो 8 दूनी 16 और 2 तिया 6, 105 आ रहा है। 105 क्या आया, 2-2-2 के 4 ग्रुप बनाने का, है ना, तरीका आ गया 105। अब देखो 4 आपके पास ग्रुप्स हो गए 2-2 के। अब इसमें से गेम कितना खिलाएंगे, तो 4C2, कि 4 में से 2 उठा लो। जैसे AB को CD के साथ खिला दिया, AB को EF के साथ, AB को GH के साथ, 3 तरीके। CD को EF के साथ, CD को GH के साथ 2 और तरीके 5, और फिर EF को GH के साथ 6 तरीके। तो वही 4C2 आया, है ना। तो यानी कि इसके हिसाब से अब इसका आंसर आ रहा है 105 × 6, दैट इज 630, दैट इज 630। ठीक है, अब दोनों ही क्वेश्चंस को मैं एक ऑल्टरनेटिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोनों ही मेथड्स। देखो एट ए टाइम तो कितने लोग गेम खेल रहे हैं, 4, क्योंकि पेयर बाय पेयर अगर गेम खेल रहे हैं तो 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने गेम्स हो रहे हैं, टोटल गेम्स नहीं, जो खेल रहे हैं एट ए टाइम कितने प्लेयर्स होंगे, 4 प्लेयर्स होंगे, क्योंकि पेयर बाय पेयर गेम होना है तो एक तरफ 2 होंगे, एक तरफ 2 होंगे,
तो टोटल 4 प्लेयर्स चाहिए होंगे पेयर बाय पेयर खिलाने के लिए। तो मेरा जो मेथड 2 है वो ऐसा है कि मैंने कहा साहब कि 6 में से मैंने सेलेक्ट कर लिए 4 लोग। अब बोलोगे 4 लोग क्यों सेलेक्ट किए सर आपने? क्योंकि हर एक गेम में 4 लोग खेल रहे हैं, पेयर बाय पेयर है, तो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, तो टोटल कितने लोग होंगे आपके पास? 4। तो मैंने 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ 4 लोग थे और उसमें से सेलेक्ट हो गया ए बी सी एफ, ये 4 लोग सेलेक्ट हो गए। अब मुझे पेयर, अब कोई बोले सर इसमें तो डी और ई आया ही नहीं। अरे इसमें नहीं आया ना भाई, लेकिन 6C4 करोगे तो सब में बहुत सारे जो तरीके होंगे उसमें तो आया ही होगा, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि कोई आएगा नहीं, तो आ तो सभी रहे। तो हम लोग 6C4 से 4 हो गए। अब देखो इसमें पेयर बनाना कितनी तरीके से पॉसिबल है। तो पेयर बनाना पॉसिबल है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 24 अपॉन 8, मतलब 3 तरीके से पेयर बना सकते हैं। मुंह जवानी भी काउंट करके बता सकता हूं, जैसे ए बी सी एफ का गेम, ए बी और सी एफ का, दूसरा ए सी और बी एफ का, और तीसरा ए एफ और बी सी का। यही 3 तरीके होंगे। तो 6C4 4 लोग सेलेक्ट करने का तरीका, और 3 तरीके से हमने क्या किया साहब? 3 तरीके से क्या किया कि उसको पेयर बाय पेयर गेम खिला दिया। तो ये 15 गुने 3 कितना हो जाएगा? 45। समझिए ध्यान से। अब इसी मेथड को मैं जब अगले वाले में लगाता हूं, है ना, मेथड 2 को, तो देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें 8 लोग तो थे, 8 लोग तो थे, तो 8 में मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? 4 पहले तो, क्योंकि 4 ही लोग गेम खेल रहे होंगे पेयर बाय पेयर में। तो मैंने क्या किया, 8 में से 4 लोग ले लिए। मान लो कि तुम्हारा सेलेक्ट कौन हो गया? ए सी जी और एच, ये 4 लोग सेलेक्ट हो गए। अब फिर से इसमें पेयर बाय पेयर गेम खिलाने का तरीका, तो अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो या तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर लो, या फिर जैसे बोला वैसे लगा दो। तो इनटू कितना हो जाएगा? 3। बट ये आंसर आ रहा है बच्चों 210, ठीक है, जबकि ये आंसर क्या आ रहा है? 630। अब यहां पे ये सोच के बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। 330 तो खैर कहीं से आंसर नहीं है, लेकिन हाँ 210 और क्या बच गया बच्चों? 630। समझ में आया क्या? ये 2 आंसर्स आ रहे हैं इसके, और पिछले केस का तो आंसर दोनों का मैच कर रहा है। तो हमें ये भी सोच के बतलाना है कि कौन सही कौन गलत है, और अगर कोई गलत है तो सबसे पहली चीज ये बतलानी पड़ेगी कौन गलत है। क्योंकि होता है ना कि तुम बोलते हो कि यार ये गलत है आदमी, ठीक है, तो बताते हो ना साथ में कि ये क्यों गलत है, तो वो साथ वाला बताने की जरूरत है ना। चलिए सारे तरीके समझ में आ गए। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये गलतियां कहां हो रही हैं इसमें, है ना। सबसे पहली चीज तो समझिएगा बॉस कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है, और ये जो है दिस इज करेक्ट, है ना। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। एक्चुअली इसमें दिक्कत ये भी आती है कि बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि यही गलत, यही सही है और वो गलत है ना। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे वो गलत है, उसमें बहुत सारे केसेस में बहुत लोग मिस हो जाएंगे। अरे मिस कोई भी नहीं होगा उसमें, 8 में से सब लोग आएंगे चारों, है ना। अभी जैसे ACGH आया है तो ऐसे ही बाकी भी आएंगे। कोई बहुत सारे बच्चे ये दलील देते हैं कि अरे सर ये 4 ही तो आए, वो जो 4 रिजेक्ट हो गए वो तो खेले ही नहीं। अरे भाई जो रिजेक्ट हुए थे वो भी तो सेलेक्ट होंगे 8C4 में, तो वो भी कहीं ना कहीं तो खेलेंगे ही, उसमें क्या दिक्कत है। तो यानी आप समझना कि बहुत सारे बच्चों का दलील ये आता है कि ये गलत है सर, रीजन बीइंग कि जो 4 बच गए वो तो खेले ही नहीं। अरे वो खेलेंगे भाई, क्योंकि जैसे ये सेलेक्ट हुआ वैसे वो भी सेलेक्ट होंगे कभी ना कभी, है ना। इसमें दिक्कत क्या आई ये समझते हैं पहले, है ना। इसमें क्या दिक्कत आई? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आपने 2-2 के ग्रुप बनाए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक AB का ग्रुप बनाया, 2-2 के ग्रुप बना रहे हैं, CD का बनाया, EF का बनाया और GH का बनाया। बनाया क्या? बना ही होगा। जब आपने 2-2 के 4 ग्रुप बनाए होंगे तो एक ये बना होगा आपका, है ना। एक ऐसा ही बना होगा 2-2 के ग्रुप जब बना रहे होंगे आप, तो AB CD EG एंड FH, क्योंकि सब तरीके से बनेंगे 2-2 के, जितने भी तरीके से पॉसिबल हैं सब तरीके से बनेंगे बच्चों, है ना। तो AB CD, है ना, EH FG। आप देखो और सोचो कि जब आप 2-2 के सब बना रहे हो ग्रुप, तो ये भी बना होगा, ये भी बना होगा, ये भी बना होगा। और फिर जब आपने 4C2 से खिलाया होगा, यहां पे खिलाया होगा मतलब गेम खिलाया होगा, है ना, खाना नहीं खिलाया होगा। तो जब गेम खिलाया होगा तो ABCD इसमें भी खेला होगा, 4C2 में एक तरीका निकला होगा इसमें, और इसमें भी निकला होगा। 4C2 से जब ये वाले दोनों सेलेक्ट हुए होंगे तो ये भी खेले होंगे, मतलब यही दोनों बार बार खेल रहे हैं यहां पे।
यानी ABCD की गेम की जो गेम खेल रहे हैं वो ओवर काउंट हो रहा है इसमें, और देख सकते हो 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। इसलिए जो आपका एक्चुअल आंसर 210 है उसके 3 टाइम्स है 630। कोई बोले कि अरे सर EF और GH नहीं 3 बार खेला। आप देखो सर अरे EF और GH भी खेला होगा ना, कि EF और GH को फिक्स कर दो। अब इसको चेंज कर लो, ACBD, ADBC, समझ लो, ACBD ऐसे करके जब बनाओगे तो ये भी 3 बार दिख जाएगा आपको। तो आप समझना इस चीज को कि यहां पे ये रिपीट हो रहा है। तो क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई इस सवाल के थ्रू? चलो जी, बाय बाय, सी यू ऑल।